हेलो एवरीवन। आज देखो क्या हुआ है दोस्तों कि एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट के लेवल का जो पेपर हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट सभी शिफ्ट के पेपर होने के बाद एक आपके सामने ओवरव्यू लेके आए हैं कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बच्चों ने बताए हैं। तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं और देखो आगे की आने वाली शिफ्टों में लगभग इस टाइप से फिर क्वेश्चंस आएंगे जो कि इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो आप इनको ज़रा पढ़ के जाइए हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड फिर से आ जाएगा। मोस्टली क्या है, सभी लोग जो कि मैथ में, तो मैथ और रीजनिंग तो बना पा रहे हैं क्योंकि इजी शिफ्ट हो रहा है वहाँ तो, लेकिन जो ये जीके है मेन खेल खेलने वाला होगा। तो चलिए देखो आज के देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो देखिए 28 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया गया था क्या 38वां राष्ट्रीय खेल, जो कि पहले भी देखो ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो 38 जो नेशनल गेम्स हैं हमारे कहाँ हुए हैं, ये उत्तराखंड में, जो कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुए हैं। उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं इसमें, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे, जो कि कौन से थे, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर जो था मौली था, और उत्तराखंड के राज मोनल पक्षी से प्रेरित था ये, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड में हुए हैं, ये मेन आप याद रखेंगे। और जो यहाँ का जो शुभंकर था वो मौली था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो टैगलाइन था वो संकल्प से शिखर तक। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद रखना है, संकल्प से शिखर तक। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हिट द लाइक बटन, और साथ में कमेंट करके बताइए आप कि और कौन से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आए थे। तो इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की जो थीम रही है वो हरित खेल थी। इस आयोजन में टोटल 35 खेलों, जिसमें कि 33 पदक वाले खेल और 2 पदक वाले खेल हुए थे। खेल की बात करते हैं तो कौन कौन से, कलरीपट्टू राफ्टिंग प्रदर्शन खेल थे जिसमें कि प्रतिभागियों को कोई पदक नहीं दिया गया था, ठीक है, मतलब इसमें जीते नहीं है। सर्विसेज जो है वो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम जो थी, सर्विसेज का मतलब होता है सेना की टीम, ये 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 121 पदक जीतकर, जिसमें कि 68 गोल्ड और 26 रजत पदक तथा 27 जो है कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। और राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी इन्होंने जीती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती है, तो ये सर्विसेज ने जीती है 38वें राष्ट्रीय खेलों में। महाराष्ट्र ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 54 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल 201 मेडल जीते हैं। देखो जिसके गोल्ड ज़्यादा आते हैं वो फर्स्ट पे हमेशा रहता है, तो क्योंकि सर्विसेज का 68 गोल्ड है और इनका गोल्ड 54 है, इसलिए सर्विसेज नंबर 1 पे है। आगे दिया गया कि हरियाणा ने कुल 153 पदक, जिसमें कि 48 स्वर्ण रहे हैं, इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पहले नंबर पे सर्विसेज है, दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। आगे बात करते हैं इसमें कि और चीज़ों के बारे में कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे। देखो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे, इनको याद रखेंगे। और इसके बाद जो 38वें अभी उत्तराखंड में हुए हैं, और 39वें राष्ट्रीय खेल आपके उमियांग मेघालय में होंगे। कहाँ, उमियांग मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल। आर्टिकल 48 से पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्टिकल 48 एक किससे संबंधित है। देखो आर्टिकल 48 जो है वो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 48 जो है, आर्टिकल 48 सिर्फ 48 वो की जो कि पशु और पर्यावरण से संबंधित है, उनकी रक्षा करना। लेकिन 48A जो है वो क्या है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, सुधार सुनिश्चित करें तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टर प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी का ये हिस्सा है 48A, ठीक है। तो 48A में क्या है आपका, ये पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में कहा गया है 48A में, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पर्यावरण और वन संरक्षण के बारे में बताता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये जो पूछा गया है एग्जाम में कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 61वां देखो जो संविधान संशोधन है ये 1988 का है। इधर से क्या हुआ था कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के लिए जो आयु थी मतदान करने की वोटर्स की, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव कर लिया गया था। इसका उद्देश्य अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना था। तो 61वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, ये आयु से संबंधित है, जो कि मतदान से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। और यह
1989 में लागू हुआ था। अब देखो यहाँ पर कुछ संशोधन दिए गए हैं, इनको आप देख लेंगे कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में, जो कि ओबीसी के लिए था, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, भूमि सुधार के लिए कानूनी 9वीं अनुसूची में था। 7वां संशोधन जो है 1956 का, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, उच्च न्यायालयों की क्षेत्राधिकार का विस्तार। ठीक है। 10वां संशोधन दादर व नागर हवेली के लिए था। 12वां संशोधन गोवा, दमन और दीव राज्य से था। 13वां संशोधन जो था वो नागालैंड की विशेष राज्य दर्जा आर्टिकल 371 के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे, इनको याद करके जाएंगे साथ में। ठीक, अब देखो यहाँ से जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन, ये प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि न्यायपालिका की शक्तियों की सीमित थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 का संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, जो कि इसमें संपत्ति का अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 300A में डाला गया था। संविधान के भाग 12 में अब देखने को मिलता है हमें संपत्ति का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन, तो दल बदल कानूनी विरोध से संबंधित है, ये 1985 का है। 61वां, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये और इम्पोर्टेंट है कि 69वां संविधान संशोधन, ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीटी का दर्जा मिलता है, जिसके द्वारा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में, और 74 में जो है वो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो पंचायत जो है वो 11वें में है और नगर पालिका जो है वो 12वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगे। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य था। 91वां संविधान संशोधन, मंत्रिमंडल आकार का 15% तक सीमित और न्यूनतम 12 सदस्य इसमें थे। ठीक है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली, और इसके द्वारा टोटल संविधान में 22 भाषाएं हो गई थीं। 93वां 2005 का है, जो कि ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। और 96वां जो है उड़िया को ओड़िया बोलने लगे हैं, उड़िया को ओड़िया। और 97वां संविधान संशोधन जो है वो सहकारी समिति से है, मौलिक अधिकारों के स्थान में भाग आपको 9B में जोड़ा गया है। और इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 48B, ये आया था अभी आपके रेलवे ग्रेजुएट एग्जाम में कि 48B किससे संबंधित है, तो ये सहकारी समिति से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसी के रिलेटेड जो सभी दिए गए हैं इनको आपको पढ़ लेना है एक बार कि 99वां जो NJAC न्यायिक नियुक्ति से संबंधित है, मतलब ये आपके आ सकते हैं एग्जाम में आगे वाले शिफ्टों में। 100वां जो संविधान संशोधन है वो भारत बांग्लादेश भूमि से है। 101वां GST से है। और 102वां आपका नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से है। 103 इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन EWS से है 10% आरक्षण। 104 जो है SC ST आरक्षण है। ठीक है। 105 राज्यों की अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार है। और 106वां जो है वो महिला आरक्षण है कि 33% आरक्षण हम देंगे महिलाओं को। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है आगे की शिफ्टों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर की है। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। और 31 अक्टूबर को हम दोस्तों यूनिटी डे मनाते हैं, याद रखेंगे यूनिटी डे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया है देखिए कि भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है, तो असम राज्य। असम का जोरहाट जो है वो सबसे ज़्यादा चाय यहाँ पर पैदा होती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और सल्फोनिक एसिड का डिटर्जेंट पाउडर में व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट पाउडर, तो याद रखेंगे ये सल्फोनिक एसिड है। अब देखो डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लेकिन जो खाने वाला सोडा होता है उसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास, अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था, तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल के संस्करण में अमेरिकी सेना की ओर से 11वें एयरबोर्न डिवाइस डिवीजन की टुकड़ी ने भाग लिया। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच
तालमेल युद्ध कौशल रणनीति सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको कि युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन जो आया है कि संगम साहित्य क्या है, तो संगम साहित्य जो है वो प्राचीन तमिल भाषा का एक ग्रंथ है। ठीक है, और एंशियंट लिटरेचर कंपोस्ट इन तमिल लैंग्वेज संग्रह है ये, जो कि मुख्यतः जो कि 300 ईसा से लेकर 300 तक काल में रचा गया है। यह साहित्य तीनों संगमों काव्य सम्मेलन से जुड़ा हुआ है जो मदुरै में हुए थे। 3 संगम हुए थे, मदुरै में हुए थे। नेक्स्ट पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। राज्य की पूछेगा तो मध्य प्रदेश और जिला पूछेगा तो रायसेन जिला में। ये गुफाएं जो कि रॉक पेंटिंग और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल की गई थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। अगला पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है, तो पूनम गुप्ता को याद रखना है। पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्षों के पदावधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है, जिसकी स्थापना 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है किसको, पूनम गुप्ता को। वे माइकल डी पात्रा की जगह ले रही हैं जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ था। संजीव मल्होत्रा को 12 दिसंबर 2024 को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है और संजीव मल्होत्रा जी आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, तो डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता और जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा जी हैं 26वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आया हुआ है से संबंधित कौन से राज्य में हाल ही में योजना शुरू की गई है, तो ये है तेलंगाना सरकार का राज्य। तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत नई योजनाओं की साझेदारी की है। इसका उद्देश्य जो है वो एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देना, एआई तकनीकों का सरकारी कार्यों में उपयोग और एआई शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ाना है। यह मिशन नास्कॉम के सहयोग से संचालित हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो आया हुआ है कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है महाधिवक्ता होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 165 में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं अगर केंद्र की बात करते हैं एक्स के साथ में, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये केंद्र में इनको नियुक्त किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आया हुआ है कि किस कान फिल्म फेस्टिवल समारोह में कौन सा प्रमुख पुरस्कार दिया जाता है, तो विच इज़ द मेन अवार्ड गिवन एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, तो ये है पाम डी ओर। कान फिल्म समारोह का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है पाम डी ओर। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रदान किया जाता है। इसे पहली बार 1955 में शुरू किया गया था। फ्रेंच में पाम डी ओर का अर्थ है गोल्डन पाम। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म निर्माण में उत्कृष्टता और कलात्मकता के लिए दिया जाता है। 2025 में इस फेस्टिवल की 78वीं संस्करण 13 से 24 मई तक कांस फ्रांस में संपन्न हुआ था। कांस कहाँ पर है, फ्रांस में देखने को मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन आया है दोस्तों कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का क्या नाम है, तो नामचा बरवा जो है, नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। यह चोटी तिब्बत में देखने को मिलती है। इसकी ऊंचाई 7,782 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि 2024-25 में इंग्लैंड से भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रतिशत हिस्सा कितना था, तो ये 81.04 डॉलर अरब एफडीआई प्राप्त हुआ है 2024-25 में, और यूके से जो प्राप्त हुआ है वो 795 मिलियन प्राप्त हुआ है हमें डॉलर में, और इनका जो प्रतिशत था एफडीआई का हिस्सा केवल करीब 1% ही था, याद रखेंगे। सिंगापुर से हमें 30%, यूके से सिर्फ 1% ही मिला है। ठीक है, सिंगापुर से 30%, मॉरिशस से 17% और अमेरिका से 11% है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रडार ऐप किसने लॉन्च किया था, तो रडार ऐप जो है वो भारतीय मौसम विभाग जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा आईएमडी, इसने लॉन्च किया था रडार ऐप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये जो आया हुआ है कि हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है,
तो जल जीवन मिशन जो कि हर घर जल पहुंचाने की योजना शुरू की गई है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, और ऐसा करने वाला गोवा जो है वो प्रथम राज्य बन गया था हर घर में जल, ठीक है, टैप वाटर के लिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुरू की गई। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। PMBBY मतलब प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड द्वारा, है ना, LIC द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा चलाई गई एक पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य जो है वो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। अब देखिए 60 वर्ष से ज़्यादा प्रदान कर रहे हैं, मतलब आदमी बचते ही कहाँ है फिर 60 के बाद, तो ठीक है। रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय के ने सड़क निर्माण में किया है? सरकार के, ठीक है। विच मिनिस्ट्री यूज रडार टेक्नोलॉजी इन रोड कंस्ट्रक्शन? तो ये है भारतीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने रडार और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग नीचे भूमिगत जैसे बिजली, टेलीफोन, सीवर लाइनों की मैपिंग करने के लिए किया गया है। इससे होगा क्या कि समय और ताकत की बर्बादी को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है कि बौद्ध धर्म में एकल कथा मतलब एकल घटनाओं का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको एकल कथाओं का जो संग्रह है वो जातक कथाओं में मिलता है। किसमें? जातक में। ये कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख अंग है। इसमें 3 भाग देखने को मिलते हैं, विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें जातक कथाएं भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति देखो इसलिए शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि में वृद्धि करना था, विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न फसलों में। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य था, सबसे ज़्यादा इसमें फसल अच्छी हुई है वो था पंजाब, नंबर 1 पे, ठीक है। 1987 अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया, 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए कृत्रिम स्वीटनर की अनुमति दी गई। तो 1987 में फलों के रस फ्रूट जूस में मिलाने के लिए अनुमति प्राप्त पहला प्रमुख कृत्रिम जो मिला है वो एस्पार्टम है। क्या नाम है उसका? एस्पार्टम। नेक्स्ट पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर घाट में पाए जाते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगला क्वेश्चन आया है कि भारत के पूर्वी हिमालय का नाम क्या है? तो भारत के पूर्वी हिमालय का नाम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ या पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आया है कि मोरक्को से यात्री जो आए थे इब्न बतूता, इसने क्या किया है? भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? तो प्रसिद्ध अरब यात्री जो इब्न बतूता था ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत जो कि CU की नाम से जानी जाती है लिखी है, ठीक है। उन्होंने बताया कि घोड़े से तेज गति से समाचार पर या पत्र भेजने की प्रणाली को उलुग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलुग। तो याद रखने के उलुग कहा जाता है घोड़े से आप समाचार पत्र जब भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो ये कृषि पर निर्भर थी, एग्रीकल्चर पर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन का बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी दोस्तों आ रहे हैं, तो ये वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है, ठीक है। और ये मैथ का क्वेश्चन जो कि आया है कि एक बेईमान दुकानदार। तो इतने क्वेश्चन टोटल जीके के देखने को मिल रहे हैं आज की शिफ्ट में, जो कि इन पे बेस आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी हमें देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर भी साथ में पढ़ते रहें आप। और देखो पिछले जो हैं 1960 91 ये अर्थव्यवस्था से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब मिलेंगे आपसे न्यू शिफ्ट के साथ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।